जय हिंद दोस्तों, मैं राम गोस्वामी सृष्टि आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने देखा, लास्ट वीडियो हमारा संविधान के विदेशी स्रोत पे था और उसमें हम केवल अमेरिकी संविधान से जो जो प्रावधान लिए थे उनको थोड़ा सा डिटेल से, आई मीन एक्चुअल में थोड़ा ज़्यादा डिटेल हो गया। कुछ बच्चों ने पर्सनली मुझे बोला कि सर अभी प्री है तो प्री के हिसाब से फैक्ट पढ़ते हैं, लेकिन हमने थोड़ा सा क्या कर दिया, उसको अमेरिकी संविधान से जो जो प्रावधान लिए थे उनको विस्तारित रूप से समझा दिया। आज के वीडियो में बिल्कुल कोशिश रहेगी कि शॉर्ट टू द पॉइंट हम आपको बताएं। चलिए, तो कल हमने उसमें क्या देखा था, संविधान के विदेशी स्रोतों में एक समरी कर देता हूं मैं कि जब भारतीयों द्वारा संविधान का निर्माण किया जा रहा था तो लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया गया और उन 60 देशों के संविधान में जो जो प्रावधान भारतीय परिस्थिति के अनुसार ठीक लगे उनको थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके भारतीय संविधान में शामिल किया। इसके अलावा हमने क्या देखा कि भारतीय संविधान में सबसे ज्यादा जो प्रभाव डाला है वो किस दस्तावेज ने डाला है, तो वो डाला है भारत शासन अधिनियम 1935। इट मीन्स ये कि यदि क्वेश्चन बनता है कि भारतीय संविधान के अधिकांश प्रावधान किससे लिए गए हैं तो आंसर क्या हो जाएगा, भारत शासन अधिनियम 1935। इसके अलावा फिर सेपरेट बनेंगे ही, जैसे महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है तो ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए, पेन और कॉपी निकाल लीजिएगा और जो जो मैं बताऊं उसको नोट करते चलिए। स्टार्ट करते हैं। तो अमेरिका के बाद अब हम लेंगे अगला जो कंट्री है वो है कनाडा। ठीक है, अगली जो कंट्री है कनाडा, कि कनाडा के देश से, कनाडा के संविधान से हमने क्या क्या लिया है। ठीक, कनाडा के संविधान से हमने क्या क्या लिया है तो पहले इसको आप नोट कर लेंगे। कनाडा के संविधान से सबसे पहले हम बात करें तो संघात्मक शासन। सबसे पहले यदि हम बात करें तो कनाडा के संविधान से हमने क्या लिया है, संघात्मक शासन। दूसरी हम बात करें तो सशक्त केंद्र, दूसरी यदि हम बात करें तो सशक्त केंद्र लिया है हमने। ठीक है, फिर हम देखें अगला प्रावधान तो राज्यपाल की नियुक्ति। ये जो भारत में प्रत्येक राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति होती है, ये भी प्रावधान, ये भी प्रोविजन हमने कहाँ से लिया है, कनाडा के संविधान से लिया है। ठीक, तो फटाफट इसी फॉर्मेट पे ही आपको नोट करना है। ठीक, फिर अगला क्या है, अगला क्या हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी क्षेत्र अधिकार। सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी क्षेत्र अधिकार, ये भी हमने कहाँ से लिया है, कनाडा से। थोड़ा थोड़ा इसको ब्रीफ करेंगे, अभी आप सिर्फ नोट डाउन करिएगा, टू द पॉइंट आप लोगों को नोट करना है। ठीक, फिर अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत, अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत, ये लिया है हमने, अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत। चलिए फटाफट इसको नोट करिए, फिर थोड़ा सा अगली स्लाइड भी जाएगी। अगली अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत, थोड़ा थोड़ा इसमें हम आपको बताते जाएंगे कि क्या लिखना है, क्या समझना है, पर प्री के हिसाब से अभी ये याद रखना है। ठीक, सपोज मान लीजिए क्वेश्चन बनता है कि भारतीय संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, कनाडा। ठीक, सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी क्षेत्र अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, कनाडा। ठीक, फिर एक और लास्ट जो है, यहीं पे कोशिश करता हूं लिखने की, राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारणार्थ, ध्यान दीजिएगा, विचारणार्थ हेतु विधेयक सुरक्षित रखना या सुरक्षित करना। ठीक, सुरक्षित रखना या करना। ठीक, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लिख लें आप, ये प्रावधान अनुच्छेद, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 में दिया है। ये प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 में दिया है, विधेयक को सुरक्षित रखना। ठीक है, ये प्रावधान जो आपको लिखना है, ये प्रावधान ध्यान रखिएगा कनाडा के संविधान से लिए गए हैं और हर एक प्रावधान इंपॉर्टेंट रहेगा प्री के एग्जाम से, अदर एग्जाम की दृष्टि से एग्जाम इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, चलिए अब इसमें हम देख लेते हैं। जैसे हम बात करें संघात्मक शासन, हमने जब कल स्टार्ट किया था तो हमने एक बात की थी, अमेरिका के संविधान में एक प्रावधान था स्वतंत्र न्यायपालिका। तो स्वतंत्र न्यायपालिका को जब हम समझ रहे थे तो हमने लोकतंत्र का कॉन्सेप्ट भी समझा था। लोकतंत्र के कॉन्सेप्ट के साथ साथ हमने बीच में संघात्मक शासन की व्याख्या भी की थी। ठीक है, अब हम देखें कि भाई संघात्मक शासन क्या है। संघात्मक शासन क्या है, तो ध्यान रखिएगा, संघात्मक शासन एक ऐसा शासन होता है जहां केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का
स्पष्ट रूप से विभाजन होता है। ये प्रावधान हमने कहाँ से लिया है? ये प्रावधान हमने लिया है कनाडा से, तो इसको ध्यान रखिएगा। संघात्मक शासन। दूसरा, सशक्त केंद्र। सशक्त केंद्र, भले ही हम कहें कि भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच पर्याप्त शक्तियों का विभाजन है, पर कुछ सरकमस्टेंस ऐसे हो जाते हैं कि जहाँ पे केंद्र ही सशक्त हो जाता है। मतलब कहने का मतलब, जैसे अनुच्छेद 1 की हम बात करें, जिसमें लिखा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा, इसका मतलब ये है कि इस मामले में केंद्र सशक्त है, ठीक, केंद्र का ही वो है। दूसरा, जब हम कभी बात करते हैं इमरजेंसी की, तो इमरजेंसी में भी हम देखते हैं कि केंद्र की स्थिति मजबूत हो जाती है, ठीक, तो एक सशक्त केंद्र। फिर राज्यपाल की नियुक्ति, ठीक, आप सभी जानते हैं कि राज्यपाल का चुनाव नहीं होता, उसको राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। ये प्रावधान भी हमने कहाँ से लिया है? कनाडा के संविधान से लिया है, ठीक, तो राज्यपाल की नियुक्ति हो गई। फिर सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी क्षेत्राधिकार, आपने सब बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, आर्टिकल 143, ठीक, आर्टिकल 143 में क्या दिया है कि सुप्रीम कोर्ट विधि के संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श देगा, ये है आर्टिकल 143 में। तो ये क्या हो गया? सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी क्षेत्राधिकार, जिसको हमने किस देश से लिया है? जिसको हमने लिया है कनाडा के संविधान से। फिर अवशिष्ट शक्तियां, ठीक, अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत, तो अवशिष्ट शक्तियों के सिद्धांत को आप समझें, ठीक है। हम देखते हैं कि हमारे संविधान की अनुसूची 7 में, हमारे संविधान की अनुसूची 7 में क्या दी गई हैं? सूचियां। हमारे संविधान की अनुसूची 7 में सूचियां दी गई हैं, जिसमें आप देखते हैं कि एक संघ सूची है, जिसमें आप क्या देख रहे हैं? एक संघ सूची है, और एक क्या देख रहे हैं हम? राज्य सूची है। संघ सूची को ही क्या बोला जाता है? केंद्र सूची। राज्य सूची है, ठीक, और एक क्या है? समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, ठीक, थोड़ा सा बस यहाँ समझ लीजिएगा, समवर्ती सूची, ठीक। संघ सूची मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट, ऐसे सब्जेक्ट या ऐसे विषय जिन पे रूल्स रेगुलेशंस कौन बनाएगा? संघ या केंद्र। राज्य सूची में वो विषय शामिल हैं जिन पे रूल्स रेगुलेशंस बनाने का पावर किसके पास है? राज्य सरकार के पास। समवर्ती सूची में ऐसे सब्जेक्ट हैं जिन पे रूल्स रेगुलेशंस केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं, लेकिन यदि कभी स्थिति ऐसी आई कि एक ही विषय पर एक ही टाइम पे केंद्र ने भी कानून बना लिया और राज्य ने भी कानून बना लिया, तो वहां ज्यादा क्या होगा? प्रभावी, ठीक। तो इन 3 सूचियों के माध्यम से केंद्र और राज्य के मध्य में शक्तियों का विभाजन किया गया है। इसके अलावा एक समवर्ती सूची भी है, ठीक, जिसका प्रावधान हमने कहां से लिया है? समवर्ती शक्तियां या समवर्ती सूची, जिसका प्रावधान हमने कहां से लिया है? कनाडा के संविधान से, ठीक, जिसका प्रावधान हमने कहां से लिया है? कनाडा के संविधान से। अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत मतलब ऐसी सूची या ऐसी शक्तियां जो इन तीनों में नहीं है, वो अवशिष्ट शक्तियों में होंगी, ठीक है। तो ये हमारा क्या था? कनाडा, ठीक। अब इसमें आपने नोट कर लिया होगा, आपको प्री के हिसाब से केवल इतना ही रखना है, इतना ही ध्यान रखना है, डिटेल में मत जाइएगा, ठीक। अब इसके बाद हम लेके आते हैं क्या? ब्रिटेन, ठीक। इसके बाद अगला जो हो गया हमारा, वो क्या हो जाएगा? ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन। तो ब्रिटेन की यदि हम बात करें, तो ब्रिटेन के संविधान से देखिए एक्चुअल में क्या होता है, हर प्रावधान को समझाना थोड़ा सा इसलिए होता है क्योंकि यही सारी चीज़ तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की विषय वस्तु होगी, ठीक, इसलिए थोड़ा थोड़ा उसका एक इंट्रो हम देते चल रहे हैं, ठीक। तो ब्रिटेन की यदि हम बात करें, तो ब्रिटेन में सबसे पहले यदि हम देखें, तो ब्रिटेन में सबसे पहले क्या है? ऐसा नहीं कि सबसे पहले का मतलब कि क्रम से ही याद करना है, ये है, ठीक, एकल नागरिकता। एकल नागरिकता, फिर विधि का शासन, विधि का शासन, विधि का शासन, फिर विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि निर्माण की प्रक्रिया, ठीक है, विधि निर्माण की प्रक्रिया। फिर इसके बाद मंत्रिमंडल प्रणाली, मंत्रिमंडल प्रणाली, कैबिनेट सिस्टम भी हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। फिर संसदीय शासन व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था, ठीक, संसदीय व्यवस्था, ये भी हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। संसदीय व्यवस्था ये कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। फिर संसदीय या विधान मंडल, इसको लिख लेते हैं विधान मंडल की प्रक्रिया, विधान मंडल की प्रक्रिया, ठीक है, विधान मंडल की
प्रक्रिया। ठीक, ये हमने कहाँ से लिया है? विधि निर्माण हो गया, विधि का शासन हो गया, मंत्रिमंडल प्रणाली, संसदीय द्विसदनवाद। ठीक है, द्विसदनवाद, द्विसदनवाद ये भी हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। द्विसदनवाद कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। फिर इसके बाद संसदीय विशेष अधिकार, संसदीय विशेष अधिकार ये भी हमने कहाँ से लिए हैं? ब्रिटेन के संविधान से लिए हैं, संसदीय विशेष अधिकार। फिर मंत्रिमंडल का, मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व, मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व ये भी हमने कहाँ से लिया है? ये भी हमने लिया है ब्रिटेन से, मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व। ठीक, विधि निर्माण की प्रक्रिया ये। ठीक है, तो देखिए एकल नागरिकता बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आपको आंसर क्या करना है? ब्रिटेन से। ठीक, बट एकल नागरिकता होती क्या है? ठीक, जैसे हम विश्व की बात करें तो सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, तहरी नागरिकता, इन सब का प्रावधान हमको मिलता है। भारत में एकल नागरिकता का अर्थ ये है कि चाहे आप भारत के नॉर्थ स्टेट में रहें, साउथ स्टेट में रहें, ईस्ट स्टेट में रहें या वेस्ट स्टेट में रहें, आप क्या कहलाएंगे? भारतीय। अगर हमारे यहाँ सपोज दोहरी नागरिकता होती जैसे कि अमेरिका में है, तो दोहरी नागरिकता में क्या हो जाता है कि एक नागरिकता हमको लेनी पड़ती भारत की, देश की, और एक नागरिकता हमको उस राज्य की या उस प्रांत की लेनी पड़ती जिसमें हम रह रहे हैं। ठीक, तो भारत में ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है। भारत में सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है जो ये प्रावधान करता है कि आप भारत के किसी भी कोने में रहो, एक ही नागरिकता आपको फॉलो करनी पड़ेगी जो इंडियन या भारतीय। ठीक, तो ये हो गया हमारा क्या? एकल नागरिकता। ठीक, विधि का शासन, विधि का शासन का उल्लेख हम विस्तार से आपको जब फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे, अनुच्छेद 14 आएगा, तब हम आपको बताएंगे। अभी बस केवल आप फर्स्ट ऑफ ऑल ये ध्यान रखिएगा कि विधि का शासन कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। विधि का शासन मतलब कानून के सामने सभी लोग समक्ष होंगे, जैसा विधि में है वैसा सब लोग करेंगे, तो ये विधि का शासन। फिर विधि निर्माण की प्रक्रिया। ठीक, हम देखते हैं कि संसद में कोई भी बिल पास होता है, लोकसभा में या राज्यसभा में, फिर दोनों सदन एक दूसरे से पास करते हैं, फिर उसको साधारण बहुमत से पास के बाद राष्ट्रपति द्वारा साइन किया जाता है। तो विधि मतलब लॉ, कोई भी अधिनियम बनाना है, कोई भी विधि बनाना है, उसकी जो प्रोसेस आज हम भारत में देख रहे हैं, ये विधि निर्माण की प्रक्रिया का प्रावधान हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से। ठीक, विधि निर्माण की प्रक्रिया। फिर मंत्रिमंडल प्रणाली, हम देखते हैं कि जो कैबिनेट सिस्टम है, ठीक, जैसे केंद्र में हम देखते हैं किसी की भी सरकार बनी, फिर वो अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करता है, तो ये भी हमने कहाँ से लिया है? ये भी हमने लिया है ब्रिटेन से। फिर इसके बाद संसदीय व्यवस्था। आज हम जो देखते हैं कि भारत में संसद के 3 अभिन्न अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ये कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया है? ये कॉन्सेप्ट हमने लिया है ब्रिटेन से। हालांकि ब्रिटेन में उन सदन के नाम अलग हो सकते हैं, लेकिन हमने एक आइडिया, एक थॉट्स लिया है कि हम संसदीय शासन व्यवस्था के तहत 2 सदन रखने वाले हैं, तो ये हमने कहाँ से लिया है? ये भी हमने लिया है ब्रिटेन से। फिर विधानमंडल की प्रक्रिया। अब विधानमंडल हमने कल भी देखा था, विधायिका के तहत 2 विधान, एक केंद्रीय विधानमंडल, एक राज्य विधानमंडल। ठीक है, विधानमंडल मतलब जहां विधि बनती है, उसमें क्या क्या प्रक्रिया होगी, कब सेशन लगेंगे, क्या क्या उसकी कार्रवाई प्रक्रिया, सारी चीज हमने कहाँ से ली है? ब्रिटेन से। फिर द्विसदनवाद। ठीक, द्विसदनवाद को अभी समझते हैं। द्विसदनवाद, ठीक है, द्विसदनवाद का मतलब ये है कि एक ऐसी विधायिका जिसके 2 सदन हो, एक ऐसी विधायिका जिसके 2 सदन हो। तो यदि हम केंद्र की बात करें तो केंद्र में हमने एक सदन क्या देखा? राज्यसभा। एक सदन हमने देखा राज्यसभा, और एक सदन हमने क्या देखा? लोकसभा। एक सदन हमने देखा राज्यसभा और एक सदन देखा लोकसभा। और तीसरे अंग के रूप में महत्वपूर्ण जो है वो है क्या है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लेकिन राष्ट्रपति सदन नहीं है। ठीक है, तो यदि यहाँ पे पूछ लें कि संसद के कितने सदन हैं, संसद के कितने सदन हैं, तो ये, और यदि पूछ ली जाए संसद के कितने अंग हैं, संसद के कितने अंग हैं, ठीक, तो यहाँ पे आंसर अलग अलग हो जाएगा। सदन में हमें लिखना है 2 और अंग में हमें क्या लिखना है? 3। तो ये होता है द्विसदनवाद। ठीक, द्विसदनवाद। अब यदि हम क्वेश्चंस करें, कोई ऐसा क्वेश्चन अगर सामने आ जाए कि भाई द्विसदनवाद को इंग्लिश में बाइकैमरलिज्म बोलते हैं, बाइकैमरल बोलते हैं, बाइकैमरल मतलब द्विसदन। ठीक है, तो यदि हम बात करें तो भारत में हम देखते हैं कि जो राज्य विधायिकाएं हैं, ठीक, या राज्य
विधान मंडल हैं, जो राज्य विधान मंडल हैं भारत में, ठीक, वो हर राज्यों में 2 सदन वाले नहीं हैं। ठीक, हर राज्यों में 2 सदन वाले नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जो राज्य में विधायिका होती है, वहाँ प्रत्येक राज्य में जहाँ जहाँ विधायिका है, विधान मंडल, ठीक, वहाँ प्रत्येक राज्य में क्या है, विधान मंडल तो होगा ही। ठीक है, विधानसभा, सॉरी, विधानसभा तो होगी ही, ठीक, लेकिन विधान परिषद नहीं होगी। विधानसभा और राज्यपाल, ठीक, विधानसभा और राज्यपाल, ठीक। जैसे हम बात करें, उदाहरण हम दें, उदाहरण, ठीक, हम बात करें एमपी, ठीक, हम बात करें छत्तीसगढ़, तो ये द्विसदन राज्य नहीं है, क्योंकि यहाँ की विधायिका में केवल और केवल एक सदन है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, विधान सभा, ठीक। लेकिन ऐसे राज्य जहाँ के विधान मंडल में विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है, विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है, तो वो क्या कहला जाएंगे, बाय कैमरल या द्विसदनवाद या द्विसदन राज्य, ठीक। तो इसका उदाहरण जैसे हम देख लें, ठीक, यूपी हो गया, ठीक है, महाराष्ट्र हो गया, ठीक है, बिहार हो गया, ठीक है, तेलंगाना वगैरह, ये हो, इसके उदाहरण हो गए। तो ये क्या हो जाएगा, द्विसदनवाद, क्या हो जाएगा बच्चों, ये द्विसदनवाद, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, ये द्विसदनवाद भी, ठीक। फिर संसदीय विशेष अधिकार, जो भी सांसद होते हैं, जो एमपीज होते हैं, ठीक, जो लोकसभा के सदस्य होते हैं, जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं, उनको कुछ विशेष अधिकार प्राप्त है, ठीक। वो प्रावधान हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से लिया है, ठीक। फिर मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व, ये आप पढ़े हैं और कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं और सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो ध्यान रखेंगे, अच्छे से नोट कर लें, हाईलाइट कर लें कि यदि कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान में मंत्रिमंडल के सामूहिक उत्तरदायित्व की बात किस देश के संविधान से ली गई है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ब्रिटेन, ठीक। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे मंत्रिमंडल, ठीक है, मंत्रिमंडल यदि उत्तरदायित्व की बात करें, ठीक है, तो व्यक्तिगत रूप से मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायित्व होते हैं और सामूहिक रूप से मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। इस चीज को ध्यान रखना, ये पीएससी में पूछा जा चुका है, प्रीवियस एग्जाम्स में, पीएससी में पूछा जा चुका है ये प्रीवियस एग्जाम्स में, ठीक। तो ध्यान रखेंगे, व्यक्तिगत रूप से मंत्री राष्ट्रपति के प्रति और सामूहिक रूप से मंत्री लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं, लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। अभी केवल इतना ध्यान रखिएगा, ठीक, लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं, ठीक है। तो ब्रिटेन की सारी चीज़ें आपने नोट कर ली होंगी, ब्रिटेन की आपने सारी चीज़ नोट कर ली होंगी, एक बार देख लें और बस इतना ही याद करके अभी ज़रूरत है, इतनी ही याद करने की, ठीक है। ठीक है, फिर नेक्स्ट उस पे चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्या आ गया, नेक्स्ट आ गया अपना जापान। जापान के संविधान से भी हमने कुछ प्रावधान लिया है, ठीक। तो जापान के संविधान से जो हमने लिया है वो क्या है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये हमने कहाँ से लिया है, जापान से लिया है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अब कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो सिमिलर हैं, जैसे विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, तो ध्यान रखेंगे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमने कहाँ से ली है, जापान से ली है, ठीक। फिर इसके बाद अगला जो हम कंट्री देखते हैं तो वो है दक्षिण अफ्रीका या साउथ अफ्रीका, ठीक। तो दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या लिया है उसको देख लें। सबसे पहले हम देख लें संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ये हमने कहाँ से लिए है,
दक्षिण अफ्रीका से। ठीक, केवल प्रोविजंस आपको याद रखना है अभी कि संविधान सभा संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है, तो दक्षिण अफ्रीका से। और लास्ट लेक्चर में हमने इस पे बारे में थोड़ा सा डिस्कस भी किया था, ये अनुच्छेद 368 में है। ठीक, दूसरा हमने जो प्रावधान लिया है दक्षिण अफ्रीका से, वो क्या लिया है, राज्यसभा सदस्यों का राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन। ये भी हमने कहाँ से लिया है, ये भी हमने लिया है कहाँ से, दक्षिण अफ्रीका से। तो राज्यसभा सदस्यों का जब निर्वाचन होता है तो ध्यान रखिएगा अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति भी यूज होती है इसमें। ठीक है, राज्यसभा में। इसके अलावा अगर वोटर्स की बात करें तो बिल्कुल लिख लीजिए इस चीज़ को कि जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं, प्रत्येक राज्य की विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो बस इस पे क्या करेंगे, वोट करेंगे। ठीक, फिर इसके बाद अगला हम देखें तो अगला हमने देखा क्या, आयरलैंड। ठीक, जहाँ के निवासियों को हम क्या बोलते हैं, आयरिश। और एनी विसेंट का नाम आप सभी ने सुना है, वो कहाँ से आई थी, आयरलैंड से। ठीक, तो आयरलैंड से हमने क्या क्या प्रावधान लिया है, तो आयरलैंड से हमने लिया है राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्य के नीति निदेशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ हिंट रखिएगा। ठीक है, ये कहाँ पे है, राज्य के नीति निदेशक तत्व, ये भाग 4 में अनुच्छेद, भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक, भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक है। ठीक, फिर इसके बाद हमने यहाँ से क्या लिया है, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, ये भी हमने कहाँ से लिया है, ये भी हमने लिया है आयरलैंड से। ठीक है, ठीक है, नोट करते जाएं बेटा साथ में, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। फिर राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति। ठीक है, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति। ठीक है, और एक क्या लिया है यहाँ से हमने, राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, नॉमिनेशन जो होता है ना राज्यसभा में, वो प्रावधान हमने कहाँ से लिए, यहाँ से। ठीक, यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, मैं ये लिख दे रहा हूँ कि कौन कौन से क्षेत्र के विशेषज्ञों को हम राज्यसभा सदस्यों के रूप में मनोनयन करते हैं। तो एक हो गया साहित्य, एक हो गया कला। ठीक, साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा। ध्यान रखिएगा खेल शामिल नहीं है इसमें। ठीक है, समाज सेवा, साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, थोड़ी सी चीज़ें हैं इसमें समझने के लिए। ठीक, जैसे राज्य के नीति निदेशक तत्व जो हैं वो क्या है, प्रत्येक राज्य से ये उम्मीद की गई है कि जब भी आप जन कल्याण में कोई पॉलिसी बनाएंगे तो आप इन तत्वों को ध्यान में रखिएगा। याद रखिएगा कि ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, राज्य की इच्छा के ऊपर है कि वो DPSP लागू कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। जैसे फंडामेंटल राइट्स की यदि हम बात करें तो वो प्रत्येक नागरिकों को दिए हैं, प्रत्येक व्यक्ति को दिए हैं, प्रत्येक निवासी को दिए हैं। और यदि उसको नहीं मिल रहा है या कोई उनके फंडामेंटल राइट्स का हनन कर रहा है तो वो न्यायालय द्वारा उसको फोर्सफुली प्रवर्तनीय करा सकते हैं। ठीक, लेकिन रीति निदेशक तत्व के बारे में ध्यान रखिएगा, आयरलैंड से गृहीत हैं। ठीक, भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक इनका वर्णन है। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल और राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, इन दोनों को हम थोड़ा सा संक्षेप में समझते हैं। राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन कहाँ से लिया है, राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन आयरलैंड से लिया है। और किस किस क्षेत्र के लोगों को हम मनोनयन कर सकते हैं, तो साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा और ध्यान रखिएगा खेल, इस 4 क्षेत्र में के अलावा 5वां क्षेत्र खेल शामिल नहीं है। ठीक, यदि हम बात करें राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की, ठीक, और यदि हम बात करें राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति की, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति की बात करें और निर्वाचक मंडल की, तो बहुत शॉर्ट में समझा रहा हूं पर आपका
काम हो जाएगा। ठीक, ध्यान रखिएगा। लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं कर दे रहा हूँ, ठीक, क्योंकि अदर बहुत सारे स्टेट्स में है। ठीक, इन तीनों सदन के कैसे सदस्य होने चाहिए? निर्वाचित। हमें सबसे पहले ये ध्यान देना चाहिए कि वोट कौन कौन डालता है। निर्वाचक मंडल का मतलब ये है कि जब भारत में राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उसमें वोटर्स कौन कौन होते हैं, उन्हीं को मिला के क्या बना दिया? इलेक्टोरल कॉलेज या निर्वाचक मंडल। तो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, बस ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। ठीक है, आगे जब हम प्रेसिडेंट पढ़ेंगे तो इसको डिटेल में तो पढ़ेंगे ही, बस यहाँ पे तीनों सदन के साथ साथ ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक, क्योंकि लोकसभा में निर्वाचित के साथ साथ मनोनीत सदस्य का भी प्रावधान था, राज्यसभा में तो रहते ही रहता है, विधानसभा में भी था। तो यहाँ पे सदन हमें तीन याद रखना है, और कैसे? निर्वाचित सदस्य। ठीक, ये 2 बार लिख गया है, ठीक, एक बार ही काउंट करिए, निर्वाचित सदस्य, ये हो गया। ठीक, फिर दिल्ली, पुडुचेरी, ये सब किस पे आ जाएंगी? इसमें। ठीक, दिल्ली और पुदुचेरी ये सब किस में आ जाएंगी? इसमें, कि दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभाओं को भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया है। अब निर्वाचन पद्धति में आपको 3 चीजें याद रखना है। एक, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। ठीक, अब जिन बच्चों को अप्रत्यक्ष चुनाव भी अगर ध्यान नहीं है तो बिल्कुल सिंपल है। प्रत्यक्ष चुनाव वो जिसमें जनता वोट करे, मतलब 18 साल से ऊपर के जो भी जनता है, जो भी व्यक्ति हैं, वो जिन चुनाव में वोट करते हैं वो क्या हो जाते हैं? प्रत्यक्ष चुनाव। अप्रत्यक्ष चुनाव में जनता वोट नहीं करती, बल्कि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि इस पे क्या करते हैं? वोट करते हैं। एक हो गया अप्रत्यक्ष चुनाव। दूसरा होता है आनुपातिक, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, आनुपातिक प्रतिनिधित्व। और तीसरा होता है एकल संक्रमणीय मत पद्धति। ठीक, अब ये तीनों टॉपिक लगभग 1 से 1.5 घंटे के टॉपिक हैं, इनको अपन आगे करेंगे। एकल संक्रमणीय मत पद्धति का मतलब ये है कि वोटर जाता है, जितने भी उम्मीदवार बाहर खड़े होते हैं सबको प्रेफरेंस के आधार पे क्या देता है? वोट करता है। ठीक, आनुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब ये है कि एक राज्य के विधायक का और एक केंद्र के सांसद का जो भी वोट वैल्यू है वो इक्वल होनी चाहिए। केंद्र का भी अनुपात इसमें बराबर होना चाहिए और राज्य का अनुपात भी इसमें बराबर होना चाहिए। और अप्रत्यक्ष चुनाव मैंने आपको बता ही दिया, इसको आगे हम राष्ट्रपति में विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक, अभी बस आपको क्या याद रखना है कि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल कहाँ से लिया है? तो आयरलैंड से। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति कहाँ से ली है? वो भी आयरलैंड से। राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन कहाँ से लिया है प्रावधान? तो ये भी कहाँ से? आयरलैंड ने। और राज्य के नीति निदेशक तत्व कहाँ से हैं? तो वो भी हमें क्या लेना है? आयरलैंड से। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसमें क्या आ जाता है? अगला, रूस। ठीक, तो रूस से हमने क्या लिया है? तो रूस से हमने लिया है मूल कर्तव्य। रूस से हमने क्या लिए हैं? मूल कर्तव्य। और रूस से हमने एक और चीज़ ली है जो बहुत खास है, ध्यान रखिएगा। एक और चीज़ हमने रूस से क्या लिया है? प्रस्तावना में, प्रस्तावना में न्याय का आदर्श। प्रस्तावना में न्याय का आदर्श जो हमने लिया है वो कहाँ से ली है? प्रस्तावना में न्याय का आदर्श हमने लिया है रूस से। ठीक, ध्यान रखिएगा, प्रस्तावना में न्याय का आदर्श लिया है रूस से, रूस से। और कैसा न्याय? तो सामाजिक न्याय। प्रस्तावना भी का भी विस्तार से आप पढ़ेंगे, अपन तो हम पढ़ाएंगे, आपने भी पढ़ी होगी। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, इन तीनों न्याय का जो आइडियल हमने लिया है, आदर्श, वो कहाँ से लिया है? रूस से लिया है। ठीक, तो ध्यान रखेंगे, रूस से हमने केवल 2 चीज़ें ली हैं, प्रस्तावना में न्याय का आदर्श और ये। ठीक, दक्षिण अफ्रीका हो गया हमारा। ठीक है, ये हो गया। अब हम बात करें इसमें अगला, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की यदि हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहले हमने क्या लिया है?
प्रस्तावना की भाषा, ठीक, प्रस्तावना की भाषा ली है, ठीक, ऑस्ट्रेलिया में प्रस्तावना की क्या ली है हमने, भाषा ली है, ठीक है। फिर केंद्र राज्य संबंध लिए हैं, केंद्र राज्य संबंध लिए हैं, ये भी हमने कहाँ से लिए हैं, ऑस्ट्रेलिया से, ठीक। फिर संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है, संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है वो भी कहाँ से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया है, ठीक। प्रस्तावना की भाषा हो गया, केंद्र राज्य संबंध हो गया। फिर समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, इसका प्रावधान भी हमने क्या लिया है, समवर्ती सूची का प्रावधान भी हमने कहाँ से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया है, समवर्ती सूची, ठीक। फिर इसके बाद समवर्ती सूची के बाद एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, नोट करेंगे, शक्तियों का विभाजन, ठीक है, शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन, ये हमने कहाँ से लिया है, ये भी हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया से, शक्तियों का विभाजन, ठीक। संयुक्त बैठक हो गया। फिर एक और है व्यापार एवं वाणिज्य की स्वतंत्रता, व्यापार एवं वाणिज्य की स्वतंत्रता, व्यापार एवं वाणिज्य की स्वतंत्रता, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये सारे प्रावधान हमने कहाँ से लिए हैं, ऑस्ट्रेलिया से लिए। प्रस्तावना की भाषा, हम भारत के जो लोग हैं वो हमने कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से। केंद्र राज्य के बीच कैसे संबंध होंगे, ये कॉन्सेप्ट भी हमने कहाँ से लिया है, ऑस्ट्रेलिया। संयुक्त बैठक, आप सभी जानते हैं कि जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य एक साथ बैठते हैं उसको हम संयुक्त बैठक बोलते हैं, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, लेकिन संयुक्त बैठक बुलाता कौन है, तो राष्ट्रपति। कंडीशंस क्या होती है कि जब किसी मुद्दे या किसी विधेयक पे दोनों सदन में गतिरोध उत्पन्न हो जाए तो राष्ट्रपति फिर क्या करता है, संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक भी हर बिल पे नहीं बुलाई जा सकती, ये काफ़ी डिटेल एक टॉपिक है कि किन किन विधेयक पे संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, उसको हम करेंगे। अभी फिलहाल आपको याद रखना है कि संयुक्त बैठक हमने कहाँ से ली है, ऑस्ट्रेलिया से। और ये किस अनुच्छेद में है, तो 108, ठीक। समवर्ती सूची अभी हमने डिस्कस किया था, समवर्ती सूची का। और शक्तियों का जो स्पष्ट विभाजन सूचियों के माध्यम से हुआ है वो भी हमने कहाँ से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले देश की तरफ। ऑस्ट्रेलिया के बाद अगला जो हम देखें वो हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के बाद फ्रांस, ठीक, फ्रांस। ऑस्ट्रेलिया के बाद फ्रांस, तो फ्रांस से हमने लिया है गणतंत्रात्मक रिपब्लिक, गणतंत्रात्मक शासन। ये हमने कहाँ से लिया है, फ्रांस से लिया। अभी बताऊंगा आपको कि लोकतंत्र और गणतंत्र में क्या अंतर है। तो गणतंत्र वाला जो हमने लिया है वो कहाँ से लिया है, फ्रांस से लिया है, ठीक है। और फ्रांस से तीन चीज़ हमने बहुत अच्छी ली हैं, उसको ध्यान रखिएगा। फ्रांस की क्रांति से उठे हैं ये कि प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का आदर्श, बंधुत्व का आदर्श, बंधुत्व का आदर्श, ये हमने कहाँ से लिया है, प्रस्तावना में फ्रांस के संविधान से लिया है, ठीक। बंधुत्व का आदर्श, ठीक है। फ्रांस के बाद यदि हम बात करें तो क्या आया हमारा, जर्मनी। फ्रांस के बाद यदि हम बात करें तो क्या आया हमारा, जर्मनी। तो आपने पढ़ा होगा बेटा कि जर्मनी के वाइमर प्रांत से, ठीक, वाइमर, कहीं कहीं वाइमर लिखा रहता है, कहीं कहीं वाइपर लिखा रहता है। जर्मनी के वाइमर प्रांत से क्या लिया है हमने, आपातकालीन शक्ति, ठीक। क्या लिया है हमने जर्मनी के वाइमर प्रांत से, आपातकालीन शक्तियाँ, ठीक। ये प्रावधान हमने कहाँ से लिया है, अभी फर्स्ट ऑफ ऑल आप इतना याद रखिएगा, ठीक, आपातकालीन शक्तियाँ, ठीक है। आपातकालीन शक्तियाँ हमने कहाँ से ली हैं, जर्मनी के वाइमर प्रांत से ली हैं आपातकालीन शक्तियाँ, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, आयरलैंड हो गया, जापान हो गया, ये कुछ विदेशी स्रोत हैं। अब आपको सबसे पहले ये काम करना है
कि इन विदेशी स्रोत को बनाने में मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज का यूज़ किया है। आप किसी भी एक बुक में देखेंगे कि जैसे आयरलैंड हो गया, ठीक, आयरलैंड मिल सकता है, अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, तो आप लोगों के लिए पूरी मेहनत करके एक एक प्रावधान को हमने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रावधान को हम अपने इस लेक्चर के माध्यम से कवर करें। तो ये वाला लेक्चर जो है वो आपके प्री एंड अदर्स एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसका बस सिर्फ रिवीजन करिएगा। सिर्फ ये प्रावधान जो हमने देखा ना कि ये प्रावधान लिखे हैं, केवल इस प्रावधान पे बस आप ध्यान रखिएगा कि कनाडा से हमने क्या क्या लिया है, ठीक, कनाडा से क्या क्या लिया है। ये आप तनाव ना लें, ये पूरा पॉलिटी की विषय वस्तु है, इसको आगे पढ़ेंगे ही, ठीक है। फिर इसके बाद ब्रिटेन से हमने क्या क्या लिया है, तो सिर्फ प्रावधान को आपको अच्छे से ध्यान रखना है अभी। फिर ये तो हमने डिस्क्रिप्शन दिया है उसका, ये छोड़िएगा, ठीक है। फिर इसके बाद जापान से क्या लिया है, दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया है, आयरलैंड से क्या लिया है, ठीक है। आयरलैंड के बाद फिर फ्रांस से क्या लिया है, फ्रांस, रूस से क्या है, ऑस्ट्रेलिया से क्या है, फ्रांस से क्या है, और जर्मनी से क्या है, ठीक है। तो अभी विदेशी स्रोतों में फिलहाल इतना ही। अब एक अलग से लेक्चर बनेगा जिसमें हम ये बताएंगे कि भारत शासन अधिनियम 1935 को क्यों भारतीय संविधान का मील का पत्थर कहा जाता है, आखिर ऐसे कौन कौन से प्रावधान हैं जो या तो ज्यों के त्यों या कुछ संशोधन के बाद भारतीय संविधान में उसमें शामिल किया गया है। चलिए दोस्तों, तो ऐसे ही वीडियो के साथ हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।